हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीत आईएएस ऑनलाइन लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा में आपका स्वागत है। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है पेडागोजिकल एनालिसिस पर, जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो निश्चित ही आपका जो आधार है पेडागोजिकल एनालिसिस का, उसको भी स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चा अनुशासन वही है जिसमें बालक का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। उपरोक्त परिभाषा दी है। मूल्य से क्वेश्चन है, कंटेंट है आपके सिलेबस में, मूल्य शिक्षा। तो ये डेफिनेशन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जेम्स की, गांधी की, टीपी नन की, ऑप्शन डी डीवी की। तो सच्चा अनुशासन वही है जिसमें बालक का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। ये डेफिनेशन जो है वो टीपी नन की है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपी नन ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर जो राइट होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक तथ्य है, एक मूल्य है, एक धारणा है। ऑप्शन डी एक मूल्य परक निर्णय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पर भी आधारित है, साथ साथ ये भी मूल्य शिक्षा से ही रिलेटेड है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो पाते हैं कि एक तथ्य है, एक मूल्य है, एक धारणा है, एक मूल्य परक निर्णय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है, एक मूल्य परक निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। 4 विकल्प हैं। सानिध्य से बचना, ऑप्शन बी वाक सुराघात परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति विराम और ऑप्शन डी है हमारा स्थिर भंगिमा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सानिध्य से बचना, ऑप्शन बी वाक सुराघात परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति विराम, ऑप्शन डी स्थिर भंगिमा। तो ये संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब हम कक्षा में संप्रेषण हमारा होता है तो उसमें वाक और सुराघात परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कंटेंट के अनुसार अपनी जो वॉइस होती है, वॉइस में वेरिएशन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन शिक्षण से रिलेटेड है। तो एक अच्छे शिक्षण के लिए निदान भी आवश्यक है, उपचार भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तब तक हम उनका उपचार नहीं कर पाएंगे। तो निदान, उपचार और फीडबैक, प्रतिपुष्टि, ये तीनों ही तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ये भी संप्रेषण स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। और एक शिक्षक के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास ज्ञान कितना भी हो, अगर उसको हमारे अंदर प्रेजेंटेशन करने की क्षमता नहीं है तो हम ज्ञान को ठीक प्रकार से, जो चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, उनका भी हम प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संप्रेषण में जो विश्वास स्तर होता है, उसका जो मापन होता है, क्राइटेरिया होता है, उस पर हम बात करते हैं। ऑप्शन ए नज़र मिलाने से, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति के प्रयोग से, ऑप्शन सी आवाज़ स्तर के परिवर्तन से, ऑप्शन डी अमूर्त अवधारणाओं के उपयोग से। अमूर्त अवधारणाओं के उपयोग से। तो जो स्पीकर होता है, जो लेक्चर देता है, टीचर होता है या कोई स्पीकर होता है, ये तो वो अपने ऑडियंस के साथ बराबर आई कांटेक्ट रखता है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग कर रहा है अथवा अपने ऑडियंस को संबोधित कर रहा है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि जब हम कॉन्फिडेंस स्पीकर का देखते हैं तो आई कांटेक्ट महत्वपूर्ण होता है। उनमें से एक नज़र मिलाने से, अतिशयोक्ति के प्रयोग से हम किसी के कॉन्फिडेंस का मापन नहीं कर सकते हैं, आवाज़ के स्तर के परिवर्तन से भी नहीं कर सकते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है तो कभी कभी उनकी आवाज़ लो हो जाती है,
और बेचैनी फील करने लगते हैं। अमूर्त अवधारणाओं के उपयोग से भी नहीं। जो सबसे परफेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आई कांटेक्ट से। और आई कांटेक्ट, जैसा कि मैंने कई प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि आई कांटेक्ट इक्वल होना चाहिए प्रत्येक छात्र पर। जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो प्रत्येक छात्र, जिस छात्र की भी नज़र ऊपर उठे और उसको ऐसा लगे कि टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से आई कांटेक्ट इक्वल होना चाहिए और बराबर सभी छात्रों से नज़र मिलाते रहना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ये भी संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से। संदर्भ से, अभिग्रहण से, संचरण से, ऑप्शन डी गैर विनिमय से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो जो कंटेक्स्ट होता है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण होता है, चाहे किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो, हमेशा ध्यान रखना है कंटेक्स्ट से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है। 4 ऑप्शन है। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, ऑप्शन सी निर्देशात्मकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो उत्तम शिक्षण होता है उसमें हम अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। जब हम प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी होता है, जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन भी होता है अच्छा शिक्षण, और निर्देश भी होते हैं, इंस्ट्रक्शन भी उसमें समाहित होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो डी होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्यान विधि के द्वारा एक शिक्षक कौन से अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब एक शिक्षक जो है व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लासरूम में टीचिंग करता है, शिक्षण कार्य करता है, तो कौन से जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं होती है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की व्याख्यान विधि द्वारा प्राप्ति होती है। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसकी प्राप्ति हम करते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होती है व्याख्यान विधि के द्वारा। दूसरा होता है भावात्मक, अफेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी भी पूर्ति होती है। जो साइकोमोटर होता है, क्रियात्मक, इसकी पूर्ति नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक केंद्रित विधियों में गुण उपस्थित रहता है। ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं उनमें कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं। औपचारिकता होती है, ऑप्शन बी शिक्षक की संप्रभुता बिल्कुल होती है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है शिक्षक केंद्रित विधियां, क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है और शिक्षक केंद्रित होती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है। नवीन तकनीकियों की अवहेलना, हाँ ये भी होता है कि जहाँ पर शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं वहाँ पर जो इनोवेशन होते हैं उनको इतना फोकस नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन है। आधारीय दर्शन है, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किस दर्शन के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रेगमेटिज्म, प्रगतिवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, यथार्थवाद, रियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। 4 हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता जॉन डेवी थे और प्रतिपादक उनके शिष्य किलपैट्रिक थे। और प्रेगमेटिज्म, प्रगतिवाद या प्रोग्रेसिव जो विचारधारा है वो इसका आधार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण में सहायक सामग्री होनी चाहिए। शिक्षण में सहायक सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों के अनुकूल, ऑप्शन बी शिक्षकों के अनुकूल, ऑप्शन सी कक्षा के अनुकूल, ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्य के अनुकूल। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट होती है, और जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण को सहज, सरल, सुगम्य और बोधगम्य बनाने के लिए हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। और शिक्षण सामग्री का जो होनी चाहिए वो शिक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि हम शिक्षण के उद्देश्यों की मैक्सिमम
सीमा तक प्राप्ति कर सकें। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन 4 हैं, कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिक शब्द से, ऑप्शन डी सी कम्युनियल शब्द से, ऑप्शन डी कम्यून शब्द से। तो संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब होता है सामान्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1937 में, 1938 में, 1940 में, 1937 में। एक विकल्प 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको हम 1941 कर लेते हैं। तो देखते हैं, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1937 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ए होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाश्वत मूल्यों को कहा जाता है। ये भी मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, टीचिंग एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। शाश्वत मूल्यों को कहा जाता है, ऑप्शन ए सनातन मूल्य, ऑप्शन बी जीवन मूल्य, ऑप्शन सी सामाजिक मूल्य, ऑप्शन डी शैक्षिक मूल्य। तो सनातन जो शाश्वत मूल्य होते हैं वो हमारे सनातन मूल्य होते हैं, जिनकी गरिमा हमेशा बनी रहती है। इन मूल्यों को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें, ये मूल्य हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए इनको हम शाश्वत निरंतर चलने वाले मूल्य या सनातन मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहारिक पेडागोजिकल एनालिसिस है। कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए, ऑप्शन ए शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाएं, ऑप्शन बी छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन सी निष्पक्ष और सुसंगत अनुशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना निश्चित रूप से शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन जब शिक्षक जो है अपने कार्य में अभ्यास प्राप्त कर लेता है, उसमें पारंगता हासिल कर लेता है, निपुणता हासिल कर लेता है, तो शिक्षक जो है बहुत सहज रूप से अपने कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। तो शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़ाना, शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़ाने से मतलब है कि छात्रों की भागीदारी हो, हम जो हमारा चित्र है, मानचित्र हैं, जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, ताकि छात्रों का ध्यान हम फोकस कर सकें। जब छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे टॉपिक पर, तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। छात्रों की भागीदारी प्रोत्साहित करना, उनको उत्तरदायित्व सौंपना, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना एक टैक्टिस है, उपाय है। निष्पक्ष और सुसंगत अनुशासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर हम जब ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। श्री प्रकाश समिति का संबंध है नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन डी राजनीतिक सुधारों से। तो प्रीवियस क्लास में चर्चा भी की थी मैंने इस टॉपिक पर। जो श्री प्रकाश समिति है, वो श्री प्रकाश समिति का गठन 1959 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जो नैतिक और धार्मिक शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की गई थी। शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। 1992 में इसे माध्यमिक शिक्षा से भी जोड़ा गया। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी विद्यालयों को में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए, सभी विद्यार्थियों के शिक्षा के समान अवसर प्रदान की जाए। अब देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बातें चारों ठीक लग रही हैं। सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। विकल्प भी देखते हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 45 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि भी की जाए। सभी विद्यार्थियों के शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। जब इस तरीके से 4 विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उन विकल्पों में जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हम चुनाव करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों को जब हम शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेंगे तो उपरोक्त तीनों विशेषताएं इस विकल्प में शामिल हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो परिकल्पना की गई थी, तो ध्यान में रखना है ये विकलांग बच्चों से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, विकलांग बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये रिपोर्ट जो थी यशपाल समिति द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यशपाल समिति। ध्यान रखना है शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। कोठारी आयोग 1964-66 का जो शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो छात्रों में अनुशासनहीनता को आगे बढ़ाते हैं? तो इन फैक्टर पर जब हम देखते हैं तो दोषपूर्ण शिक्षण विधियां होती हैं। बहुत सारी ऐसी शिक्षण विधियां होती हैं कि जो छात्रों की रुचि रुझान के अनुसार नहीं होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं। तो शिक्षक कभी कभी ऐसी विधियों का चयन कर लेता है जिसके कारण छात्रों का जो टीचिंग होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और अनुशासनहीनता पनपने लगती है। तो इसका आंसर ए भी है। विद्यालयों में नेतृत्व की कमी, जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया होती है जहाँ पर प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व कमजोर होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है शिक्षकों की, तो वहाँ पर भी अनुशासनहीनता डेवलप हो जाती है। और मूल्यों की कमी, ये सबसे प्रबल कारण है कि आज कंज्यूमर कल्चर में मूल्यों की कमी हो रही है जिसके कारण भी अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो इसके जो हम विकल्प देखते हैं, तीनों विकल्प थे ही हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए विद्यालय प्रबंधन, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी ये सभी। प्रधानाध्यापक कप्तान होता है विद्यालय का और सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। विद्यालय सफल होता है तो उसको क्रेडिट जाता है और विद्यालय असफल होता है तो उसका जो जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो भी प्राचार्य की होती है। तो विद्यालय प्रबंधन ये भी प्रधानाचार्य का कार्य है, पर्यवेक्षण भी प्रधानाचार्य का कार्य है, प्रशासन भी। तो राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, स्वास्थ्य शिक्षा से। तो जैसा कि एक क्वेश्चन अभी पहले भी इस पर चर्चा हुई थी हमारी आपसे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी सिफारिश की गई थी और प्रारंभ में ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होगा, प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एनसीटीई को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में एनसीटी ने अपना कार्यकाल 1995 से करना शुरू किया। तो इसका राइट आंसर 1995 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पे टेक्निकल एरर के कारण वो विकल्प नहीं आ पाए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे श्री सैम पित्रोदा, डॉक्टर दीपक नैयर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में गठित किया गया था। इसके जो सदस्य थे वो सैम पित्रोदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? जो टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पुनः निर्देशन अर्थात रीफीडबैक
किस स्किल में होता है? व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल, दृष्टांत कौशल। तो जो रीफीडबैक होता है तो इन कौशलों में हम देखते हैं वो पुनर्बलन कौशल में होता है, जो रीइंफोर्समेंट कौशल होता है, रीइंफोर्समेंट कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा, ऑप्शन डी अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा। तो ये हमारा 28 क्वेश्चन है। तो जो विद्यालय का आंतरिक अनुशासन होता है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन जो होता है संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आता है, और ये सब कार्य जो हैं प्रधानाध्यापक के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, 28 का बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की जो सिफारिश की थी वो राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। उससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था वो विश्वविद्यालय अनुदान समिति के रूप में जाना जाता था, और राधाकृष्णन आयोग ने 1948 में सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रूपांतरित किया जाए या विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा राधाकृष्णन आयोग होगा। तो ये 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ये आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।